नमस्कार आप सभी के लिए। ये आज आपका एडिटोरियल है, द हिंदू में पब्लिश हुआ है। लिखा दो लोगों ने हैं, राजीव कुमार जी ने और देश गौरव शेखरी जी ने। ठीक है, इन दोनों ने लिखा है। बात ये किस बारे में कर रहे हैं, तो ये जनरली एक इकोनॉमिक बेस्ड एडिटोरियल है, जिसमें ये जो अभी सरकार ने कुछ अच्छे अच्छे जो बिल पास किए हैं कि जिससे हमारे देश में इन्वेस्टमेंट बढ़े और जो आर्थिक जो मुद्दे हैं या जो विवाद हैं उनका सुलझाना क्या हो आसान हो सके, उनको सुलझाना आसान हो सके, बहुत ही स्पीड में, बहुत ही कम समय में। तो ऐसे कुछ सुधार जो गवर्नमेंट ने किए हैं, तो उन सभी के बारे में ये चर्चा करेंगे और ये बताएंगे कि इससे जो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट है वो कैसे बढ़ेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखो है इनका जो शीर्षक है या जो टाइटल है उसी में आप देख पा रहे होंगे कि ट्रांसफॉर्मिंग बिजनेस को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। एंड द इंसॉल्वेंसी सिस्टम, इंसॉल्वेंसी मतलब होता है दिवालियापन। कभी कभी जैसे आपने सुना होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां जब बैंक का कर्ज नहीं दे पाती हैं, जो बैंक से कर्ज लिया होता है, तो उनको क्या बोलते हैं कि वो दिवालिया हो गए। पर्सनली उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जो उनने कंपनी के नाम पर जो उनने पैसा ले रखा है उससे क्या होता है, बैंक का पैसा डूब जाता है। तो सीधी सी बात है, जिनका पैसा डूबा उन पर असर पड़ता है, कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं उन पर असर पड़ता है। तो ये पूरा का पूरा इंसॉल्वेंसी सिस्टम कि कैसे डील करें ऐसी कंपनियों के साथ, तो ये जो पूरी की पूरी व्यवस्था है उसे एक नए गवर्नमेंट ने एक कोड निकाला है, उसे बोलते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी कोड। तो इसी के बारे में और भी जो रिफॉर्म है उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर देर करते हुए। अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। द प्राइम मिनिस्टर mentions the Insolvency and Bankruptcy Code IBFC as one of the key legislative reform that would help aid India's path to self-reliance on the high growth trajectory। तो यहाँ पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा कि ये एक मील का पत्थर साबित होगा। जो हमारा आत्मनिर्भर भारत का अभियान है उसमें क्या साबित होगा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी कोड, ये एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर जब बनने की हम जो बात कर रहे हैं उस हमारे मिशन में। द आईबीसी, जैसे ही मैं आईबीसी बोलो इसमें तो वही है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी कोड 2016। IBC along with a goods and service tax regime among other key reform were helping in significantly improve the ease of doing business in India and enabling it to emerge a make for world platform। तो उन्होंने ये कहा कि जो GST के साथ और जो IBFC है मतलब IBC सॉरी कि इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टी कोड और जो GST है, ये दोनों मिलके इंडिया में बिजनेस बढ़ाएंगे और इंडिया को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे कि जहां पर वो क्या वर्ल्ड के लिए बना रहा होगा चीज़ें या वर्ल्ड के लिए चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा होगा। He also credited these reform for a surge in foreign direct investment into India in 2019-20। और इन्होंने इन दोनों रिफॉर्म के लिए बहुत हद तक फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2019-20 में आया उसका कारण माना कि उसी कारण जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भारत में आया टू द ट्यून ऑफ नियरली 74.5 बिलियन, जो लगभग 74.5 बिलियन के समकक्ष है, और अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज ऑफ 20% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। और एक महत्वपूर्ण इंक्रीज हुआ पिछले सालों की अपेक्षा या कंपैरिजन में देखा जाए तो इन सब रिफॉर्म के कारण इतना FDI या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर आया। द की रिफॉर्म स्टेप, कुछ महत्वपूर्ण सुधार के जो स्टेप हैं वो क्या हैं। द IBFC हैज़ बीन अ फॉर रेजिंग एंड स्ट्रक्चरली सिग्निफिकेंट रिफॉर्म दैट हैज़ ट्रांसफॉर्म इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन इन इंडिया। तो IBFC ने क्या किया कि जो दिवालियापन के लिए जो रिफॉर्म होते थे कि भाई कोई कंपनी दिवालिया हो गई और उसके फिर केस कई महीनों कई सालों चल रहे हैं बैंक में, तब तक वहाँ के जो कर्मचारी हैं या जिनका पैसा डूबा वो सब की सब चरमरा जाती थी चीज़ें। तो उनका एक बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चरली और बहुत ही महत्वपूर्ण रिफॉर्म लाया है, जिससे इस टाइप के जो मुद्दे हैं उनको सॉल्व करने के लिए इंडिया के अंदर बहुत मदद मिलने वाली है। रिप्लेसिंग अ रादर इनएफिशिएंट बैंकरप्टी लॉ रेजिम, और इसने एक बहुत ही अर्थहीन या आधारहीन एक ऐसे लॉ को ख़त्म कर दिया जो कौन सा था, इनएफिशिएंट बैंकरप्टी लॉ रेजिम। ठीक है, बैंकरप्टी लॉ रेजिम मतलब कि कोई भी दिवालिया हो जाती थी
जो उसका ओनर था उसको जेल हो जाती थी, बाकी पैसा भी डूब गया, लोगों की नौकरी भी चली गई। अब एक बंदे को जेल होने से आप क्या कर लोगे। तो IBFC हैज़ फोकस्ड ऑन टाइम बाउंड्री रिवाइज रिजोल्यूशन। तो यहाँ पर IBFC इस चीज़ पे वो काम नहीं करता कि उनको बचाए, बल्कि इस चीज़ पे काम करता है कि वो जल्द से जल्द उन चीज़ों का क्या हो, रिजोल्यूशन हो, रेदर देन लिक्विडाइजेशन एज ए एम्पावरिंग टूल टू सपोर्ट कंपनीज फेलिंग विद इन इट्स एम्बिट। तो एम्बिट मतलब होता है खुद की सीमा के अंदर। तो क्या होता है, कभी कभी जब कंपनियां फेल हो जाती थी तो गवर्नमेंट क्या करती थी, बचाने के लिए उनको क्या कर देती थी, लिक्विडाइजेशन या उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती थी। लेकिन जो अभी नया कानून आया है उसमें ये नहीं है। लिक्विडाइजेशन की बजाय इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि उस समस्या को ख़त्म कर दिया जाए। लिक्विडाइजेशन से चीज़ें सॉल्व नहीं होती। तो कि मान लो जैसे उनका कर्ज ज़्यादा है तो कुछ ऐसे सजेशन देंगी उन कंपनियों को कि भाई आप ये कर्ज पहले चुकाओ या कर्ज को कैसे ओवरकम कर सकते हो। इस टाइप की चीज़ें उस बैंकिंग रिफॉर्म में है। इट हैज़ सक्सेसफुली instilled confidence in the corporate resolution methodology as perhaps more importantly on creating a possibility for creditors recouping some of their investment in the firm being liquidate or going in for resolution। तो यहाँ पर इसने क्या किया है, कॉरपोरेट के अंदर एक विश्वास जगाया है। और कैसा विश्वास जगाया है कि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे कोई विदेश से इन्वेस्ट करता है तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो कोई भी जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके जो इशू हैं या उनके जो मुद्दे हैं वो जल्दी से जल्दी क्या हो, रिजोल्यूशन हो, और बीइंग लिक्विडेट और गोइंग इन फॉर रिजोल्यूशन। तो या लिक्विडेट उनको मतलब पैसा दिया जाएगा उनके रिजोल्यूशन को, या उनकी जो समस्या है उसको समझ के उसको रिजोल्यूट करने की कोशिश की जाएगी बहुत ही फास्ट मैनर में। ऐसा नहीं है कि कई सालों तक आपके पास का जो मुद्दा है वो कोर्ट में पड़ा रहा। Its core implications has been allow credit to flow more freely to and within India while promoting investees confidence। और इसकी जो कोर इम्प्लीकेशन है या इसका जो आधारभूत जो पैमाना है या आधारभूत एक आधार है वो क्या है कि अलाउ करें क्रेडिट मतलब एक पैसे को, क्रेडिट मतलब मनी को, फ्लो मोर फ्रीली एंड विद इन इंडिया बहुत ज़्यादा अच्छे से और इंडिया के अंदर क्या हो, फ्रीली करें, और इन्वेस्टर्स के अंदर भी इस चीज़ का कॉन्फिडेंस जगे कि वो इन्वेस्ट कर सकें भारत में। डिस्पाइट द सस्पेंशन ऑफ द IBFC फॉर इट्स लिमिटेड ड्यूरेशन ड्यू टू द COVID-19 पेंडेमिक इन अ शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इट विल प्रूव हैव बीन अ टाइमली रिफॉर्म। तो मतलब इस चीज़ के बावजूद भी कि सस्पेंशन कर दिया गया था COVID-19 के दौर में, मतलब IBFC बैंक्रप्सी कोर्ट का, क्योंकि कुछ ऐसे उसमें हैं रूल्स जो कड़क नियम बनाए गए हैं। इट विल प्रूव टू हैव बीन अ टाइमली रिफॉर्म। तो ये प्रूव करेगा कि ये टाइमली रिफॉर्म है। इट विल ग्रेटली स्ट्रीमलाइन इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। और ये स्ट्रीमलाइन मतलब एक धारा प्रवाह में एक जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को है उसको बहुत ही स्मूथ करेगा। प्रोसेस इन सस्टेनेबल इफिशिएंट एंड वैल्यू रिटेनिंग मैनर, कि कोई भी जैसे मान लो कोई कंपनी दिवालिया हो रही है तो उसको ये कोड इस हिसाब से उस मुद्दे को रिजोल्यूट करेगा कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो कॉन्फिडेंस है उस कंपनी में बना रहे, रिटेनिंग, और जो उनकी वैल्यू है उस कंपनी की वो भी बनी रहे। ऐसा ना हो कि उसकी वैल्यू कम हो जाए जिससे इन्वेस्टर्स ही उसमें इंटरेस्ट ना रखें। तो इन सब बातों का ख्याल रखा जाएगा। इंडिया अनफॉर्चुनेटली सफ़र फ्रॉम अ सीरियस बैकलॉग इन कोर्ट केस टू द ट्यून ऑफ नियरली 4 करोड़ मैटर पेंडिंग फाइनल जजमेंट। इंडिया दुर्भाग्यपूर्ण से सफ़र कर रहा है बहुत ही सीरियस बैकलॉग से। सीरियस बैकलॉग किस चीज़ का, कि कोर्ट में केस क्या है, पेंडिंग पड़े हुए हैं टू द ट्यून नियरली 4 करोड़, लगभग 4 करोड़ के अराउंड पेंडिंग फाइनल जजमेंट, और पेंडिंग पड़े हैं कि वो फाइनल जजमेंट के लिए आए। ये तो फाइनल जजमेंट वाले हैं कि 4 करोड़ तो फाइनल जजमेंट के लिए पड़े हुए हैं, बाकी की तो बाग गिनती ही नहीं। द नोवल कोरोना वायरस पेंडेमिक इज लाइकली टू एग्जर्वेट मतलब तेज कर दिया दिस, मतलब सीधी सी बात है कि जब निर्णय नहीं हो पाए तो इन समस्याओं को क्या कर दिया और तेज कर दिया। द इन्फोर्सेबली ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन अ चैलेंज। तो एनफोर्सेबली मतलब एनफोर्स करने के लिए ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन अ
चैलेंज, तो एक चैलेंज होगा इन सब चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए। ऑन एन एवरेज इट टेक मैनी एज 1445 डे फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी एनफोर्स। तो ये लगभग समय लेगा कितना, 1445 दिन का कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करने के लिए, एंड दैट टू एट कॉस्ट फॉर नियरली 31% ऑफ द क्लेम वैल्यू। और जो भी क्लेम वैल्यू है उसकी 30% तक की मतलब खर्च हो जाता है। दिस इज सिंपली अनएक्सेप्टेबल। और ये सीधी सी बात है कि ये अनएक्सेप्टेबल है कि इतना खर्चा भी हो गया और इतना टाइम भी लग गया। 1455 मतलब 3 से 4 साल का समय समझ लो आप। क्रिमिनल पेनाल्टीज, जो क्रिमिनल पेनाल्टीज हैं अब वो क्या होती हैं, अलॉन्ग विथ फर्दर स्ट्रीमलाइनिंग एंड रीइंफोर्सिंग द आईवीएफसी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो वर्किंग टुवर्ड द डिस्क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द माइनर ऑफेंस। तो यहाँ पर आईवीएफसी को लागू करने के साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो ये भी चाह रही है कि जो छोटे मोटे वो हैं मतलब वायलेशन है रूल के, या छोटे मोटे ऑफेंस हैं, या छोटी मोटी जो गलतियां करते हैं फाइनेंस मार्केट में, उनको क्या डिस्क्रिमिनलाइज कर दे, मतलब वो वार्ताओं से सुलझाए जा सकें, उन्हें कोर्ट में ना जाना पड़े। नीति आयोग इज प्लेइंग एन एक्टिव रोल इन दिस एक्सरसाइज, और नीति आयोग एक एक्टिव रोल प्ले कर रहा है इस एक्सरसाइज के अंदर, विच विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द रिस्क ऑफ इम्प्रिजमेंट ऑफ एक्शन और ओमनियस omissions that are not necessarily fraudulence of outcome of malified intent। तो यहाँ पर क्या होगा कि इससे बहुत जो रिस्क होगी इम्प्रिजमेंट की या जो जेल जाने की वो कम हो जाएगी। उससे क्या होगा, विश्वास बढ़ेगा कि भाई कोई छोटी छोटी गलती कभी कभी हो जाती है कि कोई मेलाफाइड या उनका कोई ऐसा इंटेंट नहीं था, मतलब ऐसा विचार नहीं था कि ऐसी कंडीशन हो जाए, लेकिन कभी कभी कंपनियां क्या होती हैं घाटे में चली जाती हैं। तो अगर ऐसी बात है या ऐसी चीज़ है तो उसमें उस हिसाब से उसको डील किया जाएगा, ना कि ऐसा कि उनको डायरेक्ट जेल कर दी जाए। क्रिमिनल पेनाल्टीज इंक्लूडिंग इम्प्रिजमेंट फॉर माइनर ऑफेंस एक्ट एज अ मेजर डिटरेंट फॉर इन्वेस्टर्स। तो ये जो मतलब छोटे छोटे उनके लिए जो जेल हो जाना या इम्प्रिजमेंट हो जाना, तो वो एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टर्स के लिए क्या था, डर का विषय बना रहता था। द गवर्नमेंट इंटेंट इज टू हेल्प डिफ्रेंशिएट बिटवीन द गुड फेथ मिस्टेक। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि हेल्प कर रही है कि डिफ्रेंशिएट कर पाए कि जो एक वास्तविकता में उनने गलती नहीं की थी फिर भी गलती हो गई, एंड इंटेंशनल बैड फेथ एक्शन, और जो जानबूझकर गलती करी गई, इन दोनों में क्या डिफ्रेंशिएट की जाए, सो एज टू पेनाल्टी द फॉर्मर एंड क्रिमिनलाइज द लेटर। तो उससे क्या होगा जो मतलब सो एज टू द पीनलाइज द फॉर्मर मतलब जिसने जानबूझ के गलती की उसको क्या पीनलाइज या दंडित किया जाए, एंड क्रिमिनलाइज द लेटर, और जिसने जानबूझ कर की है उसको क्या क्रिमिनल घोषित कर दिया जाएगा। मतलब पहले वाले को सिर्फ पीनल या दंड दिया जाए, कुछ आर्थिक भी हो सकता है या कुछ भी, जिसने जानबूझ कर नहीं की, और जिसने जानबूझ कर की उसको क्या है क्रिमिनल घोषित कर दिया जाए। मूव दैट विल हेल्प, कुछ ऐसे मूव हैं जो हेल्प करेंगे। अदर लेजिस्लेटिव मेजर दैट विल फर्दर इम्प्रूव द इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इंक्लूड द रोलिंग आउट ऑफ द कमर्शियल कोड, कमर्शियल डिविजन्स एंड द कमर्शियल एपिलिएट डिवीजन एक्ट 2015। तो यहाँ पर कुछ और ऐसे जो मेजर या उपाय जो गवर्नमेंट ने किए हैं कि जो और हेल्प करेंगे इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए, जैसे कि जो कमर्शियल पे बेस्ड जो हैं वो कोड बनाए गए कि जो सिर्फ कमर्शियल मुद्दों को ही देखेंगे, कमर्शियल डिवीज़न बनाई गई कि वो सिर्फ कमर्शियल के मुद्दों को ही सुलझाएंगी, और ये सब जो है जो एक्ट 2015 में पारित किया उससे, टू अलाउ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल कमर्शियल कोर्ट एंड रिमूविंग ओवर द 50,000 ऑब्सोलेट एंड आर्केक लॉ। और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कोड बनाया जाएगा जो कमर्शियल मुद्दों को ही देखेगा, और लगभग 1500 से ज़्यादा उल्टे सीधे जो रूल थे पुराने ज़माने के प्राचीन के उनको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। टुगेदर विद द IBC दिस हाईलाइट अ मेजर एंड मल्टी डायमेंशनल एफर्ट। तो किसके साथ, IBFC के साथ अगर देखा जाए तो ये सब के सब मेजर हाईलाइट करते हैं मेजर और मल्टी डायमेंशनल एफर्ट बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड कंफर्ट रिलीफ एंड रिलायबिलिटी टू द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। तो वो ये सब पूरे एफर्ट एक सिनेरियो देते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, बहुत काम कर रही है इस चीज़ रिगार्डिंग कि एक अच्छा माहौल दे सकें इन्वेस्टर्स के लिए, चाहे फॉरेन इन्वेस्टर्स हों चाहे लोकल इन्वेस्टर्स हों। द IBFC इज़ अ बहुत फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक। IBFC
फ्लेक्सिबल भी है और डायनामिक भी है, विच मेक इट इम्पैक्टफुल, और जो इसे एक बहुत ही प्रभावी भी बनाता है। गिवन हाउ फॉरवर्ड थिंकिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनिबस लेजिस्लेशन ऑफ इट्स नेचर एक्चुअली इज। और ये सब चीज़ें मतलब अगर, तो जैसे कि सर्व सबके लिए सुलभ होना, तो ओमनिबस मतलब सबके लिए सुलभ या सर्वग्राही कह सकते हो आप। तो ऐसे लेजिस्लेशन की इट्स नेचर एक्चुअली इज, तो इसका नेचर बिल्कुल ऐसा है कि ये सबके लिए क्या है, सुलभ है। द IBFC गोज बियॉन्ड अदर सिमिलर पीस ऑफ लेजिस्लेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। जो IBFC है वो जो सिमिलर पीस ऑफ लेजिस्लेशन है अक्रॉस द वर्ल्ड उसके बियॉन्ड जाता है। एंड थ्रू द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो और इसकी सहायता से, मतलब जो बोर्ड है बैंकरप्टी बोर्ड, इसकी सहायता से इट हैज़ एस्टेब्लिश्ड एन अनप्रेसिडेंटेड ऑर्गेनाइजेशन दैट वुड रेगुलेट एंड डेवलप इंसॉल्वेंसी पॉलिसी एंड एक्सेस मार्केट रियलिटी। तो ये बोर्ड क्या करता है कि इन सब पॉलिसीज़ को देखता है कि मार्केट में क्या कंडीशन चल रही है और क्यों कंपनियां बर्बाद हुई, या इन सब चीज़ों की निगरानी करता है। तो ये वर्ल्ड में इस टाइप के कोड हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, एक अच्छा प्रॉपर संस्था ही बना दी जो इन सब चीज़ों को देख रेख कर रही है। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन द ईयर एंड summary press release provide the context of India's rapid rise and ease of doing business ranking and IBFC's important role of IBFC in it। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इंडिया के जो बिजनेस रैंकिंग का जो रैंकिंग है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, वो प्रेजेंट की, और उसमें IBFC का क्या रोल रहा वो भी उन्होंने बताया। अकॉर्डिंग टू द रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी इंडेक्स, इंडियाज रैंकिंग इम्प्रूव्ड 52 इन 2019 फ्रॉम 108 इन 2018। तो सिर्फ इसी कारण जो 2019 में 52 पे आ गई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के उसमें इंडिया की रैंकिंग, जो 108 थी कब, 2018 में। अ लीफ ऑफ 56 प्लेस, लगभग 56 प्लेस का क्या हो गया, इम्प्रूवमेंट आ गया। फर्दर द रिकवरी रेट इम्प्रूव्ड नियरली थ्रेशोल्ड फ्रॉम 26.5% इन 2018 टू 71%, 71.6% इन 2016। मतलब जो कंपनी बर्बाद हो रही थी या जो दिवालिया होने की कगार पर थी, उनकी रिकवरी रेट जो 2016 में 2018 में 26% थी, वो 71% के समथिंग आ गई। मतलब वो उन्होंने फिर से रीगेन कर लिया अपना वो। एंड द ओवरऑल टाइम टेकन इन रिकवरी ऑल्सो इम्प्रूव्ड नियरली 3 टाइम, कमिंग डाउन फ्रॉम 4.3 ईयर इन 2018 टू 1.6 ईयर इन 2019। और जो समय भी है वो भी कम समय में इन सब चीज़ों का रिजोल्यूशन हुआ। लगभग 4.5 साल लग जाते थे पहले, अब लेकिन 1.6 ईयर में ही ये चीज़ें सॉल्व हो गई। टू की ड्राइवर फॉर द IBFC रिलेटिवली शॉर्ट टाइम बाउंड प्रोसेस। तो यहाँ पर दो बहुत महत्वपूर्ण ड्राइवर्स हैं जो IBFC को बहुत अच्छा बनाते हैं। तो IBFC रिलेटिवली शॉर्ट टाइम बाउंड, सबसे पहला क्या है, बहुत ही कम समय में रिजोल्यूशन होना, एंड द फोकस ऑन प्रायोरिटाइजिंग रिजोल्यूशन रेदर देन लिक्विडाइजेशन। और दूसरा ये कि रिजोल्यूशन पर जोर देते हैं, ना कि उनको पैसा या लिक्विडाइजेशन करने पर। द रिपोर्ट ऑफ द बैंकरप्टी लॉ रिफॉर्म कमिटी स्पीक द क्रिटिकल नीड फॉर स्पीड इन द वर्किंग ऑफ बैंकरप्टी कोड। तो यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई थी जो रिफॉर्म की, उसने इस स्पीड के बारे में बात की थी कि जो बैंकरप्टी कोड है उसमें स्पीड होनी चाहिए रिजोल्यूशन की, तभी ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगी। इट इज़ क्लियर दैट इनएबिलिटी टू मेक सिग्निफिकेंट डिसीजन विदाउट फुल क्लियरिटी ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल डिले रिजोल्यूशन। तो यहाँ पर क्या होता है, इट इज़ क्लियर कि इनएबिलिटी हो अगर सिग्निफिकेंट डिसीजन लेने के लिए, अयोग्यता हो, तो विदाउट फुल क्लियरिटी ऑफ ऑनरशिप, कोई ऑनरशिप ना हो डिसीजन लेने के लिए जो भी संस्था है उसके पास, तो वो क्या होता है, रिजोल्यूशन होने में क्या होता है, डिले होता है। एंड द लॉन्गर द डिले द मोर लाइकली दैट एंटिटी इन क्वेश्चन वुड मूव टूवर्ड द लिक्विडाइजेशन रेदर देन रिजोल्यूशन। तो जब ज़्यादा डिले होता है तो फिर चीज़ें क्या होती हैं कि लोग उस पर, या गवर्नमेंट क्या करती है, इस बात पे सोचती है कि अभी के लिए उसको लिक्विडाइज करो बजाय इसके कि रिजोल्यूशन के, क्योंकि रिजोल्यूशन में तो उन्हें फिर मालूम रहता था कि भाई बहुत टाइम लग जाएगा इस कोर्ट के चक्कर उस कोर्ट के चक्कर। तो ये चीज़ें कम हुई अब। द डिले रिजल्ट इज लो वैल्यू लिक्विडाइजेशन ड्यू टू द हाई इकोनॉमिक रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। और डिले रिजल्ट क्या करवाता था, लो वैल्यू लिक्विडाइजेशन, मतलब पैसा कम मिलता था
ड्यू टू हाई इकोनॉमिक रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। जो इकोनॉमिक का डिप्रिसिएशन होता है या वैल्यू जो घटती है या बढ़ती है पैसों की, तो सीधी सी बात है उससे प्रभाव पड़ता था। हायर वैल्यू स्टेम फ्रॉम फर्म बीइंग acquired as a going concern। और जो हायर वैल्यू स्टेम है उसको कोई दूसरी कंपनी क्या कर ले, अक्वायर कर दे करने का, तो ये एक कंसर्न भी बना रहता था। गोइंग फॉरवर्ड देयर कुड परहैप्स बी लुक at institutionalizing the introduction of pre-packed insolvency resolution process that need for which is highlighted by। और इससे आगे चलते हैं तो यहाँ पर देयर कुड बी परहैप्स, शायद ये हो सकता है कि वी लुक एट इंस्टीट्यूशनलाइजिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो प्री पैक्ड जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है उसको क्या कर दिया जाए, इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया जाए। द नीड फॉर विच इज हाईलाइटेड बाय द नेसेसरी सस्पेंशन ऑफ IVFC प्रोसीडिंग। और इस चीज़ की आवश्यकता क्यों पड़ी कि जो नेसेसरी सस्पेंशन था IVFC प्रोसीडिंग का, उस कारण। तो दिस विल आल्सो हेल्प द रिजॉल्व मैटर एक्सपीडियसली आउटसाइड ऑफ द फॉर्मल कोर्ट सिस्टम एंड अलाउ रिजोल्यूशन इवन ड्यूरिंग द कोविड-19 अल्टर्ड रियलिटी। तो अगर ऐसा है तो उसमें क्या होगा कि जैसे मान लो अगर कोविड-19 जैसी सिचुएशन आ जाती है सामने, तो कोर्ट के बाहर भी, जैसे जो डिवीज़न कमर्शियल कोर्ट बनाए गए थे, कोर्ट के बाहर भी जो मुद्दे हैं वो सुलझाए जा सकें। क्योंकि जैसे कोविड-19 की जो आ गई थी तो उसमें क्या है, चाहे कमर्शियल कोर्ट जो बनाए गए हैं वो भी बंद रहे थे और जो नॉर्मल कोर्ट है वो भी बंद रहे थे। तो कुछ एक ऐसी प्रोसीजर बना दी जाए कि जो आप ऐसे समय में भी आप क्या कर पाओ, सॉल्व कर पाओ ऐसे इशू को। हेल्पिंग MSME द MCA अलॉन्ग विथ IBI, ये वही संस्था जो मैंने बात की थी, आर वर्किंग diligently on putting in place a micro, small and medium enterprises and non-MSME framework to help expedite this process। तो यहाँ पर IBFC और MCA जो है इन्होंने फर्दर हेल्प की इस चीज़ को, जो MSME के मुद्दे थे, और एक्सपेडाइट मतलब तीव्र किया इस प्रोसेस के लिए। एट द सेम टाइम गिवन नीड फॉर सोशल डिस्टेंसिंग एंड सस्पेंशन ऑफ लिमिटिंग ऑफ फिजिकल hearing, a concerned effort should be made enhance the role of digitally conducting all process and hearing to achieve greater efficiency in the new normal। तो यहाँ पर अब क्या है कि और जिस समय ये सब बंद हो गए थे, कोर्ट डिस्टेंसिंग का एक फॉलो करना था, तो सस्पेंड कर दिया गया था फिजिकल हियरिंग के लिए। तो अब जो नया नॉर्मल है उसमें क्या हो इनके अकॉर्डिंग कि भाई डिजिटली उन सब चीज़ों को सॉल्व कर लिया जाए। और जो नया नॉर्मल मतलब कि अब लोग मोस्टली ऐसे हैं कि पॉसिबल कोशिश करेंगे कि वो डिजिटली ही सॉल्व हो जाए, या काम जो है डिजिटल को ही प्रेफर करेंगे जनरली लोग। तो नए नॉर्मल में इस हिसाब से हियरिंग हो। फिर क्या है, ब्रिंगिंग इन टेक्नोलॉजी वुड हेल्प ईज ऑफ एक्सेस ऑफ जस्टिस एंड ग्रेटली हेल्प ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ब्रिंगिंग इन टेक्नोलॉजी ये हेल्प करेगी जब हम टेक्नोलॉजी की मदद लेंगे कि ईज ऑफ एक्सेस ऑफ जस्टिस की जो जस्टिस है वो ऑनलाइन ही और तेज़ी से हो जाए, मतलब उन सब मुद्दों का क्या हो, समाधान हो जाए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फ्रॉम अ प्रोसेस एंड एफिशिएंसी स्टैंड पॉइंट एज वेल। तो जो प्रोसेस है और जो एफिशिएंसी है उन सबको ध्यान में रखते हुए द IVFC, मतलब सीधी सी बात है कि आप डिजिटली क्या कर लो, सॉल्व कर लो मुद्दे, मतलब ऑनलाइन हियरिंग हो जाए, ऑनलाइन जज बैठे हैं, ऑनलाइन पार्टीज बैठे हैं, वो आपने मुद्दे सॉल्व कर लें। द IVFC हैज़ प्रोवाइडेड अ मेजर stimulus to ease of doing business, enhance investors' confidence, and help encourage entrepreneurship while also providing support to MSMEs। तो जो IBFC है, इंटरनेशनल जो इंडियन बैंक्रप्सी कोड हैज़ प्रोवाइड कर चुका है एक मेजर स्टिमुलस, मतलब एक बहुत बड़ा स्टिमुलस प्रोवाइड कर चुका है किस चीज़ के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है उसको एनहेंस करने के लिए, एंड हेल्प एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप वाइल आल्सो प्रोवाइडिंग सपोर्ट ऑफ MSME। तो एंटरप्रेन्योरशिप को भी हेल्प किया और साथ ही साथ MSME को भी सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहा है। इट्स फर्दर स्ट्रीमलाइनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग will surely instill greater confidence in both foreign and domestic investors as they look at India as an attractive investment destination।
तो उसका जो फर्दर जो स्ट्रीमलाइनिंग और जो स्ट्रेटनिंग है, मतलब उसको इतना अच्छा डायनामिक और जो मजबूती प्रदान की जा रही है, वो श्योरली जो विदेश से आने वाला जो इन्वेस्टर्स है उसके अंदर, और जो मतलब इंडिया का वो एक पूरा का पूरा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो ढांचा है उनके अंदर कॉन्फिडेंस बनाने का काम करेगा. सो दिस इज द टुडेज एडिटोरियल. सो थैंक यू फॉर दिस.